जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल था वो एक तरह से सक्सेसफुल मॉडल हमारे पास है। लेकिन लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन करता है न्यूक्लियर फ्यूजन को। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। और इसकी सिमिलरिटी थी एक लिक्विड ड्रॉप की तरह। तो जैसे लिक्विड ड्रॉप में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स हमारे पास होते हैं। लिक्विड ड्रॉप भी स्फीरिकल शेप की होती है और न्यूक्लियस भी स्फीरिकल शेप का हमारे पास होता है। तो कुछ कुछ सिमिलरिटी लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस के बीच में हमारे पास थी, तो उसके बेस पे नील बोर ने जो फ्यूजन न्यूक्लियस का होता है उसको एक्सप्लेन किया। जैसे कि लिक्विड में हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। लिक्विड ड्रॉप के अंदर मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होती है जिनको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियॉन्स के बीच में फोर्सेस हमारे पास होती है जिनको कि हम न्यूक्लियर फोर्सेस बोल देते हैं। और डेंसिटी भी न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन फ़र्क ये है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम है। लेकिन जो हमारे पास लिक्विड है, अलग अलग लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी हमारे पास होती है। तो टाइप्स ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है कि डेंसिटी उसकी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल के। तो अजम्पशंस हमने ऑलरेडी भी डिस्क्राइब कर दिए जो न्यूक्लियर मॉडल का, लिक्विड ड्रॉप मॉडल का डिस्कशन था। तो बोलता है कि जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि लिक्विड ड्रॉप मतलब ड्रॉप जो है स्फीरिकल शेप की होती है, वैसे न्यूक्लियस भी स्फीरिकल शेप का होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है स्फीरिकल, वो होता है ड्यू टू दी न्यूक्लियर सिमेट्रिकल न्यूक्लियर फोर्सेस। और जो ड्रॉप हमारे पास होती है वो होती है स्फीरिकल ड्यू टू सिमेट्रिकल सरफेस टेंशन। लिक्विड हमारे पास जैसे कि इनकम्प्रेसिबल हमारे पास होता है और उसकी जो डेंसिटी होती है हमारे पास जो कांस्टेंट होती है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप। न्यूक्लियॉन्स मूव इनसाइड द स्फीरिकल एनक्लोजर कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर लाइक द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए स्फीरिकल लिक्विड ड्रॉप। तो जिस तरह से एक लिक्विड ड्रॉप जो स्फीरिकल शेप की होती है उसके अंदर न्यूक्लियॉन मूव करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे पास न्यूक्लियॉन्स भी स्फीरिकल एनक्लोजर में मूव करते हैं जिसको कि हम पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो उस पोटेंशियल बैरियर के अंदर ही न्यूक्लियॉन्स हमारे जो मूव करते हैं। और जैसे कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिक्विड ड्रॉप के केस में हमारे पास जो कांस्टेंट रहती है, तो उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी हमारे पास जो है न्यूक्लियस के केस में कांस्टेंट होती है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड करती है मास नंबर ए पे। जितने ज़्यादा ए हमारे पास होगा, मतलब जितने ज़्यादा किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होंगे, ये होता है Z+N। तो जितने ज़्यादा किसी न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा ही उस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन हमारे पास होगी। ज़्यादा न्यूक्लियॉन ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी के साथ बाइंड होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारे पास लिक्विड ड्रॉप जो हमारे पास होती है वो डिपेंड करती है इसके मास पे।
जैसे कि हमने किसी लिक्विड ड्रॉप या लिक्विड को एवेपोरेट करना है तो उसका एवेपोरेशन डिपेंड करता है उसके मास पे। तो उसी तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन प्रोपोर्शनल होती है उसके मास नंबर पे। तो ये कुछ सिमिलरिटी लिक्विड ड्रॉप और न्यूक्लियस की हमारे पास है। फिर इसके बाद हमारे पास है सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला। तो ये जो सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला है इसकी डेरिवेशन कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी डेरिवेशन का जो हमारे पास प्रोसीजर है ऑलमोस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके जो जम्पशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। जम्पशंस के बाद सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला के लिए एक्सप्रेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी के लिए न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन होता है वो हमारे पास होता है बी इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वेयर। तो हमने बोला था कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वेयर हमारे पास होती है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। लेकिन मास डिफेक्ट हमारे पास क्या होता है, मास डिफेक्ट हमारे पास होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियन है उनका मास माइनस न्यूक्लियस का मास इंटू सी स्क्वेयर, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। लेकिन बोलता है कि अगर हमने यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, मतलब एम न्यूक्लियस, तो हम क्या करेंगे, सी स्क्वेयर को बी के बटे में करेंगे तो ये हो जाएगा बी बटा सी स्क्वेयर। और जो जेड एम पी और ए माइनस जेड एन है इनको भी हम दूसरी साइड को यहाँ पे मूव करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे मास ऑफ द न्यूक्लियस निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास क्या होगा, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस बी बाई सी स्क्वेयर। तो एम न्यूक्लियस को एक साइड में छोड़ के बाकी टर्म्स दूसरी साइड को हम जो मूव कर देते हैं। तो हमारे पास मास ऑफ द न्यूक्लियस यहाँ पे निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बी बटा सी स्क्वेयर है। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस जो हम निकालते हैं वो सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला से निकालते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जो बी है ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है, और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है अलग अलग तरह से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि दिस बाइंडिंग एनर्जी हैव डिफरेंट पार्ट्स। और वो पार्ट्स हमारे पास जो क्या रहते हैं, बोलता है कि द एक्सप्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मास इज कॉल्ड सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला विच कैन बी ड्राइव्ड एज फॉलोज। तो बोलता है न्यूक्लियस के मास के लिए हमारे पास जो फार्मूला है इसको हम बाइंडिंग एनर्जी सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला बोलते हैं। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला कंप्लीट रखने के लिए हम यहाँ पे बी की डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पे डिस्क्राइब या फाइंड करते हैं। तो होता है हमारे पास जो बी है यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी, वो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी का एक तरह से कम्बिनेशन हमारे पास होती है। इसमें वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी भी रहती है, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी भी रहती है, कूलम्ब बाइंडिंग एनर्जी भी रहती है, असिमेट्री बाइंडिंग एनर्जी भी रहती है, पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी भी रहती है। तो यहाँ वी से, एस से, सी से, ए से, पी से, मतलब डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग एनर्जी का ये बाइंडिंग एनर्जी जो है कम्बिनेशन होती है। वी से वॉल्यूम, एस से सरफेस, सी से कूलम्ब, ए से असिमेट्री, पी से पेयरिंग। तो इन सभी बाइंडिंग एनर्जी को हम अलग अलग जो है डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। तो एक्सपेरिमेंटली हम क्या देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज़ एन अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वैल्यू ओवर ए वाइड रेंज ऑफ मास नंबर। तो जैसा हमने पीछे ग्राफ से भी देखा था, जब हमने ग्राफ बनाया था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, तो आप उस ग्राफ को देख सकते हैं। तो
शायद वो लास्ट लेक्चर में है। तो उस ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास लगभग बहुत सारे न्यूक्लियाई के लिए हमारे पास जो कांस्टेंट रहती है, और हमने बोला था कि वो कितनी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो हमारे पास होती है। जो न्यूक्लियाई हमारे पास 20 से लेकर के 140 तक मास नंबर की रेंज में वो लाई करते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास जो है कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज कांस्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम कैसे लिखते हैं, बी बी डिवाइडेड बाई ए। लेकिन इस ए को हम राइट साइड में ले जाएं तो हम क्या बोलेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, क्योंकि कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने ज़्यादा न्यूक्लियंस होंगे, ए का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, उतनी ज़्यादा ही वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे ए बी एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो ये कांस्टेंट हमारे पास जो है वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी का कांस्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे इसको ए बी से लिखेंगे। तो इसलिए जो बी बी मतलब वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होगी, वो हमारे पास होगी ए बी इंटू ए। और ये हमारे पास इस तरह से जो पहली बाइंडिंग एनर्जी है उसका एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं बी वी इज इक्वल टू ए वी इंटू ए। और जो ए वी कॉन्स्टेंट है इसको हम बाद में फाइंड आउट करते हैं, इसकी कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है। लेकिन यहाँ पे बी वी इज डायरेक्टली इक्वल टू ए हमारे पास जो है एक तरह से वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है सरफेस एनर्जी। तो ये इसको हम सरफेस बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं, या इसको हम सिंपली सरफेस एनर्जी बोलते हैं। तो जब हम वॉल्यूम एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं तो हम वहाँ पे मानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो सारे ही सभी न्यूक्लियन के साथ एक तरह से बाइंड होते हैं या अट्रैक्ट हमारे पास होते हैं। जैसे अगर हम सेंटर का कोई न्यूक्लियस देखें तो सेंटर का न्यूक्लियस यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये सेंटर का न्यूक्लियस तो इन सभी न्यूक्लियन के साथ बाइंड है या इनको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारे न्यूक्लियंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो ये सभी को यहाँ पे अट्रैक्ट करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम जाएं सरफेस न्यूक्लियन पे तो हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला न्यूक्लियन तो हमारे पास यहाँ पे 8 न्यूक्लियंस को अट्रैक्ट कर रहा है या बाइंड कर रहा है उनको, लेकिन ए वाला न्यूक्लियस जो सरफेस के ऊपर है वो यहाँ पे सिर्फ 3-4 को ही न्यूक्लियन को ही उनका ही ये नियरेस्ट नेबर है और उनके साथ ही ये बाइंड है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो हमने बात कही थी कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर ए न्यूक्लियन इनसाइड वो सभी न्यूक्लियन के बराबर होती है, लेकिन उस हिसाब से हम ये क्या बोलेंगे कि कुछ न्यूक्लियंस होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि वो बीच में होते हैं। तो सेम ये इसमें भी ऐसा, ये भी लगभग सभी के साथ यहाँ पे बाइंड करेगा। लेकिन कुछ न्यूक्लियन है जो सरफेस के ऊपर हैं, वो जो दूसरे न्यूक्लियन हैं उनके साथ वो एक तरह से उनकी जो फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे कम है, या वो कम न्यूक्लियन के साथ हमारे पास जो बाइंड करते हैं। तो बोलता है इट इज़ नॉट ट्रू सिंस द सरफेस न्यूक्लियंस हैव फ्यूअर नियरेस्ट नेबर्स देन न्यूक्लियंस विच आर डीप विद इन द न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो जो सरफेस के ऊपर न्यूक्लियन होते हैं उनके नियरेस्ट नेबर कम होते हैं, जबकि जो अंदर होते हैं न्यूक्लियस के उनके नेबर ज़्यादा होते हैं। बोलता है
दिस फैक्टर शुड आल्सो गिव राइज टू स्लाइट रिडक्शन इन टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। बोलता है इसलिए हम जो सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी सभी न्यूक्लियंस की वजह से इक्वल है, लेकिन जो सरफेस के न्यूक्लियंस हैं उनकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी है वो थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू इनसाइड न्यूक्लियंस। तो बोलता है जो बाइंडिंग एनर्जी सरफेस वाले न्यूक्लियन की वजह से न्यूक्लियस की कम हुई, बोलता है दिस डिक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ऑन द सरफेस। बोलता है वो जो कमी हमारे पास हो रही है बाइंडिंग एनर्जी में, वो डिक्रीज हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है कि कितने न्यूक्लियन हमारे पास जो है सरफेस के ऊपर हैं। तो जो सरफेस वाले न्यूक्लियन होंगे उनकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि सरफेस जो न्यूक्लियंस हैं उन पे डिपेंड करेगा डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी। या हम क्या बोलेंगे कि सरफेस में न्यूक्लियन मतलब कि सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस की जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड करेगी सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि सरफेस एरिया न्यूक्लियस का बाहर वाला जो एरिया है उसको हम सरफेस एरिया बोलते हैं। और सरफेस एरिया पे जो न्यूक्लियंस होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम होगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो सिंपल वे में हम बोल सकते हैं कि बी एस जो हमारे पास सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया ऑफ द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा ही ये सरफेस बाइंडिंग एनर्जी फैक्टर यहाँ पे रिड्यूस होगा बाइंडिंग एनर्जी से। और हमें पता है कि न्यूक्लियस का रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू आर नॉट ए रेट बार 1/3। लेकिन जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस होता है वो 4πr² होता है, क्योंकि न्यूक्लियस एक स्फीयर है और स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4πr² हमारे पास होता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो बी एस हमारे पास क्या बनेगा, मतलब सरफेस बाइंडिंग एनर्जी बी एस होती है सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस। तो सरफेस एरिया है 4πr², तो हम बोलेंगे कि बी एस विल बी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4πr², लेकिन आर की वैल्यू हम पुट करेंगे आर नॉट ए रेट बार 1/3। तो ये बन जाएगा आर नॉट का स्क्वायर ए रेट बार 2/3। और ये 4π आर नॉट ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इनको हम प्रोपोर्शनलिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, बी एस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू ए रेट बार 2/3। लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है उसको हटाने के लिए हम यहाँ पे माइनस ए एस लिखते हैं। तो माइनस ए एस मतलब कि जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी में हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको माइनस ए एस बोला। इट इज़ ए रेट बार 2/3। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वो डिपेंड करती है ए रेट पावर 2/3, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस पे, ए रेट पावर 2/3। और नेगेटिव साइन हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास जो कम होती है, मतलब जो इनसाइड न्यूक्लियंस हैं उनकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होती है और सरफेस पे जो न्यूक्लियन है उनकी वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो उनकी वजह से सरफेस पे जो न्यूक्लियन है उनकी वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू द न्यूक्लियंस विच आर ऑन द सरफेस। तो बी एस इक्वल टू माइनस ए एस रेट हुआ 2/3। बोलता है कि ये जो चीज़ है ये लाइटर न्यूक्लियाई के लिए ज़्यादा हमें देखने को मिलती है, मतलब कि रिडक्शन इन बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू न्यूक्लियन ऑन सरफेस हमें लाइटर न्यूक्लियाई के केस में ज़्यादा मिलता है। क्योंकि लाइटर न्यूक्लियस के केस में क्या होता है कि इनसाइड न्यूक्लियन हमारे पास कम होते हैं, लेकिन जो न्यूक्लियंस बाहर वाले सरफेस पे होते हैं, जिनका जो बाहर सरफेस के साथ हमारे पास लगे होते हैं वो जो है ज़्यादा होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अंदर कम ही होता है न्यूक्लियन हमारे पास। जब कम न्यूक्लियन होंगे तो वो ज़्यादा सरफेस एरिया को टच करेंगे।
तो इसलिए वहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमें रिड्यूस लगती है। लेकिन जो हैवी न्यूक्लियाई होगा, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियन होंगे, तो उनमें ज़्यादातर न्यूक्लियन जो अंदर ही होंगे, लेकिन थोड़े न्यूक्लियन जो बाहर होंगे, तो वहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है, वो इतनी अप्रिशिएबल नहीं होती। बोलता है कि हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम होता है, दैट ऑलवेज ट्राई टू टेंड ए कन्फिगरेशन विच हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। तो जिस सिस्टम की हमारे पास जो है मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो एक तरह से हमारे पास जो ज़्यादा स्टेबल हमारे पास होता है। तो इसलिए जो सारे न्यूक्लियन हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं, और उस वजह से हम क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिकल फोर्स हर एक डायरेक्शन में न्यूक्लियंस की लगती है। तो उस वजह से न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल शेप गेन करता है। फिर जो तीसरा हमारे पास रहेगा वो रहेगा कूलम्ब एनर्जी। तो जैसा कि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं। तो उस रिपल्सन की वजह से भी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो हमारे पास कम होती है। तो प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी। तो प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन हमारे पास होती है, उसकी वजह से न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। और लॉस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ड्यू टू कूलम्ब फोर्स may be calculated by using potential energy of a uniformly charged sphere। तो होता है जो हमारे पास लॉस इन बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होता है, वो हम कूलम्ब फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं, और उससे हमें पता चलता है कि कितना बाइंडिंग एनर्जी में वहाँ पे लॉस हमारे पास होगा।